नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इससे पहले अंग्रेज़ों ने 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से जो सुधार किए गए थे उससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए, अपितु भारतीयों में घोर निराशा उत्पन्न हुई थी। कांग्रेस ने उन्हें अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण घोषित किया। फलस्वरूप 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को भारत भेजा था। भारतीयों ने इस कमीशन का तीव्र विरोध किया और साइमन रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी उपेक्षा की। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो उठा और भारतीयों के असंतोष में दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी शुरू हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 22 सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए लंदन में एक के बाद एक 3 गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए थे और इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के 22 सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। श्वेत पत्र में दिए गए सरकारी निर्णयों एवं प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक संसदीय समिति बनाई गई और संसदीय समिति ने 11 नवंबर 1934 को इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित किया। अर्थात गोलमेज सम्मेलनों के बाद भारत सरकार ने एक समिति गठित की, श्वेत पत्र प्रकाशित किया और इस समिति ने 11 नवंबर 1934 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। अगस्त 1935 में इसे ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई और यह अधिनियम काफ़ी लंबा और जटिल था, क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट हैं। यद्यपि इस अधिनियम में अनेक कमियां थीं, फिर भी यह अधिनियम अत्यंत महत्व का था, क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित करने, प्रांतों में दोहरा शासन के स्थान पर प्रांतीय स्वराज्य प्रारंभ करने और केंद्र में दोहरा शासन की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है वो की गई थी। अब हम देखते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कि गृह सरकार के नियंत्रण में ढील। तो देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की थी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि भारत सचिव के उन अधिकारों में कमी की जाए जिनके द्वारा वह भारत सरकार पर
प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता था। लेकिन इन अधिकारों को समाप्त करके गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अतः भारत सचिव फिर पहले की तरह ही शक्तिशाली हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल और गवर्नर भारत सचिव के अधीन थे। इस प्रकार 1935 के अधिनियम से प्रत्यक्ष नियंत्रण में कमी अवश्य हुई, परंतु उसकी वास्तविक सत्ता पूर्ववत है वो बनी रही थी। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर सलाहकार परिषद की स्थापना की गई थी। सलाहकारों की संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 निश्चित की गई और इन सलाहकारों में से आधे से कम आधे ऐसे होने चाहिए थे जो भारत में 10 वर्ष तक सम्राट के कर्मचारी रह चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 2 वर्ष से अधिक नहीं हुए हो। सलाहकारों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था। कुछ निश्चित बातों को छोड़कर यह भारत मंत्री अर्थात सचिव की इच्छा पर निर्भर था कि वह उनसे परामर्श करे अथवा नहीं। यदि परामर्श करे तो सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से, यह सब भारत सचिव की इच्छा पर निर्भर करता था। तो इस प्रकार यह सलाहकार परिषद पहले की तरह भारत परिषद से कहीं अधिक व्यर्थ और शक्तिहीन मानी जाती थी। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं था। अब 1935 के अधिनियम के द्वारा हाई कमिश्नर का पद बना रहा। केवल इतना परिवर्तन हुआ कि उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दी गई। गवर्नर जनरल उसे उसके पद से हटा भी सकता था, अतः वह ब्रिटिश हितों के ही संरक्षण में रहता था। भारत सचिव का हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण लगभग समाप्त कर दिया गया तथा उनका शासन पूरी तरह से भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया। परंतु जिन विषयों में गवर्नर जनरल और गवर्नर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से काम करते थे, वहाँ भारत सचिव का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा। व्यवहारिक रूप में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय पक्ष कभी लागू ही नहीं हुआ था तथा केंद्र का प्रशासन 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा। 1935 के अधिनियम की दूसरी विशेषता थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। तो देखिए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी और इस संघ में 11 गवर्नर के प्रांत, कितने प्रांत? 11 गवर्नर के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत और भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था है वो की गई थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। इसलिए संघ 2 शर्तें पूरी होने के पश्चात शाही घोषणा द्वारा स्थापित किया जाना था और ये शर्तें निम्न थी। नंबर 1, संघीय संसद के दोनों सदन सम्राट से प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए। नंबर 2, इतनी देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे कि उनकी जनसंख्या
कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो तथा जो संघीय सभा में 52 स्थानों से अधिक स्थानों की जानकारी हो। अर्थात संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों में से 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 140 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। क्योंकि देशी रियासतों ने निर्धारित संख्या में संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, अतः इस अधिनियम की संघीय योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना पर बल दिया गया था। तीसरी विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तो देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, परंतु केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, चर्च संबंधी मामले और कबायली क्षेत्रों के मामले शामिल थे और इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता था। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नियंत्रण नाम मात्र का भी नहीं था और इन विषयों की प्रशासन में गवर्नर जनरल एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेता था और जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। उनकी नियुक्ति सम्राट करता था और वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे और उनकी बैठकों में भाग लेते थे, किंतु उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति और पद मुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। मंत्रियों के लिए आवश्यक था कि वे संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो और न होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता था या पद त्याग करना पड़ता था। हस्तांतरित विषयों के बारे में यह आशा की गई थी कि गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह से उनका शासन चलाएगा, परंतु इसके साथ ही हस्तांतरित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए थे, जिनके आधार पर वह मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार भारतीय मंत्रियों को जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ दी गई थी, उन्हें भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से इसके बाद संघीय विधानमंडल की निर्बलता। तो देखिए, हमने देखा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई। इसी तरह से संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे, संघीय विधानसभा और संघीय राज्यसभा।
संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य थे और जिनमें 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए थे और इनका मनोनयन देशी रियासतों के नरेशों को करना था। प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य स्थानों यानी मुसलमानों व सिखों के सुरक्षित स्थानों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता था। इनमें 82 स्थान मुसलमानों को प्राप्त थे। इस प्रकार देशी रियासतों की मनोनीत प्रतिनिधियों और मुस्लिम प्रतिनिधियों को मिलाकर सरकार बड़ी सरलता से अपना स्थायी बहुमत स्थापित कर सकती थी। इसी प्रकार संघीय राज्य सभा में कुल 260 स्थानों में से 140 स्थान देशी रियासतों को दिए गए और 6 स्थानों पर नारियों, अल्पमतों व दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और शेष सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अतः संघीय राज्यसभा में भी सरकार सरलता के साथ अपना बहुमत स्थापित कर सकती थी। धन्यवाद।